अरे यार, नीचे वो लोग फेयरवेल पार्टी कर रहा था बच्चा लोग, उसी में लेट हो गया। अब बैच है पूरे, सब दोनों सेंटर मिला के 32 गो। अब 32 गो बैच में डेली कोनो पेपर खत्म होता है। तो जे मास्टर के पेपर खत्म होता है वो तो रहबे करेगा, हम सब में कॉमन है। तो कॉमन है साला, 10 मिनट जहां देते हैं तो अगला में 20 मिनट लेट हो जाता है। यानी ये लोग समझता नहीं ना है। सीधे कहेगा झा सर को बोले, या झा सर नहीं आए। यहाँ पढ़ाते पढ़ाते हमारे फट रहा है। क्या चल रहा है इसमें? केमिस्ट्री। पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे ना। ठोस द्रव गैस हो गया था। आज हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, यही ना। हम बोले थे मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, सही है ना। तो अगर परिवर्तित होने के बाद अस्थाई परिवर्तन हो जाता है, कौन परिवर्तन होता है? अस्थाई परिवर्तन हो जाता है, तो भौतिक की रासायनिक? रासायनिक। अस्थाई परिवर्तन होगा तो भौतिक। हम बोले थे आपको मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, सही है ना। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, सही है। बोलो ना रे। तो मिल जाए मतलब फिर से परिवर्तित होने के बाद मिल जाए, तो हो गया भौतिकी। अब परिवर्तित होने के बाद फिर से ना मिले तो वो हो गया, चला क्या, रासायनिक। अब देखो, यहां तक सारे बच्चे समझ गए थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। कल लास्ट क्लास हम यहीं पर लिए थे। गौर फरमाइएगा। कुछ एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले हैं आपको? भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। एक है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब हम बोले थे आपको मिल जाए। क्या हो? मिल जाए वो भौतिकी, और ना मिले वो रासायनिक। यही बात हम आपको बोले थे, याद है? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन, सही है। तो मिल जाए यानी ये अस्थाई परिवर्तन है, कल हमने सीखा था। और ये क्या है, चला अस्थाई परिवर्तन। एक क्वेश्चन चला तू न तो तोहर पड़ोसिया के सेट में रहेगा, इसको एकदम ध्यान में रख लो। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब मामला क्या है कि मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अब यहां अगर हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल जो आपको नहीं समझ में आएगा, बाकी सब आ जाएगा। जैसे पानी से बर्फ का बनना, ये भौतिक है कि रासायनिक है? कहे भौतिक है। पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बनेगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मिल जाएगा फिर से। पानी बर्फ बन जाएगा तो बर्फ फिर पिघल के पानी बन जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए कि ना मिले? मिल जाए। और रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले। कल से चला जी आपका क्लास टाइम पे होगा, आज के लिए तो हम सॉरी हैं। कल से लेकिन 100% हम कोशिश करेंगे कि आपका क्लास टाइम पे हो।
कहते हैं पानी का बर्फ बनना, ये क्या है? परिवर्तित होगा फिर से मिल जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन। फिर देखिए पानी का वाष्प बनना, तो वाष्प फिर पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? पानी वाष्प बनेगा तो वाष्प फिर पानी बनेगा, ये हो गया चला भौतिक परिवर्तन। चीनी नमक और पानी का मिश्रण, तो बताइए चीनी नमक और पानी का मिश्रण अगर मिला दीजिएगा तो फिर से वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? आप जला दीजिए, फिर पानी को सारा बाष्पीकृत हो जाएगा और लास्ट में आपको चीनी मिल जाएगा। फिर आ जाइए आप ऊर्ध्वपातन, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से सीधे गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर ले लीजिए, कपूर ठोस अवस्था में होता है, आग लगाइएगा और सीधे गैस बन जाएगा। अब देखिए, तो ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, गैस फिर ठोस में बदल जाएगा। ऊर्ध्वपातन का ये नियम है कि जो ठोस होगा उसमें आग लगाइएगा तो गैस बन जाएगा, और वाष्प को फिर ठंडा करके आप ठोस बना सकते हैं, ऐसा होता है। कपूर का ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है। मक्खन का खट्टा होना, बताइए तो फिर से मिलेगा? मोमबत्ती का जलना परिवर्तित होगा तो फिर से मिलेगा? अगरबत्ती का जलना मिलेगा? अगरबत्ती जल जाएगा फिर से मिलेगा? तो ना मिले वो रासायनिक। खाना का पचना मिलेगा फिर से? खाना एक बार पच गया तो फिर से मिलेगा नहीं। लकड़ी का जलना या कोई भी ईंधन का जलना, जलना हमेशा एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, बताइए फिर से लोहा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सही है ना? अरे यार कितना ताना मारोगे, कल से टाइम पे आएंगे, डांट देंगे फिर मैं आज गर्म करेगा। दूध से दही का बनना रासायनिक है। फास्फोरस, आप देखो ये तो अलग से बात करेंगे। कपूर का लेकिन चला जलना, कपूर एक स्पेशल केस है, क्योंकि कपूर सीधे वाष्प में बदलता है। वाष्प फिर अगर आप वाष्प को एक क्लोज एनवायरनमेंट में लेकर ठंडा की जगह फिर से आप ठोस के कुछ खंड आपको मिल जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कपूर का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, बताओ रेत पानी में घुल जाएगा तो फिर उन दोनों को हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, मतलब जल में करंट दीजिए, करंट देने के बाद वो आपस में टूट जाएगा, करंट हटा लीजिएगा फिर आपस में जुट जाएगा। फिर कहता है लोहे का चुंबकीयकरण, लोहा चुंबक बन जाएगा, अब फिर ओकरा हटा लीजिएगा तो वो अचुंबक बन जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये अभी चला, ये इसमें ये अभी चुंबक बन गया ना, अगर हटा लेंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा था। अब ये चुंबक नहीं बनेगा, अभी ये चुंबक बन गया, अभी देखिए इसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा, यहां कुछ सटाइएगा सट जाएगा। लेकिन अगर इसको हम हटा लेते हैं तब नहीं सटेगा, तो ये तो फिर से वही ना बन गया। तो क्या होगा बता, भौतिक की रासायनिक? भौतिक ना। आप देखो जैसे आप ले लीजिए फर्स्ट ए वर्ग का कोई भी तत्व ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, रुबीडियम ले लीजिए, सीजियम ले लीजिए, फ्रांसियम ले लीजिए, और एक ले लीजिए फॉस्फोरस। तो फॉस्फोर इस सब को चला, ये फर्स्ट ए वर्ग जो है इस सब को हम लोग डुबा कर रखते हैं कहां पर? इस सब अगर हवा में रहेगा तो आग लग जाएगा। इस सब को हम लोग किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, कहां रखते हैं? किरोसिन में रखिएगा तो ये परिवर्तित होगा कि अपरिवर्तित रहेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किरोसिन में इस सब को डुबा कर रखिएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई जो फास्फोरस है इसको आप पानी में डुबा कर रखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से समझिएगा, फर्स्ट ए वर्ग जो है, कौन वर्ग चला, इसको आप किरोसिन में डुबा कर रखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हवा में अगर रख दीजिएगा तो आग लग जाएगा। आग लग जाएगा तो भौतिक की रासायनिक? रासायनिक ना, क्योंकि आग लग जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं तो कौन परिवर्तन? रासायनिक। फास्फोरस को पानी में डुबा के रखिए, सुरक्षित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर किरोसिन में डाल दीजिएगा तो आग लग जाएगा, हवा में डाल दीजिएगा तो आग लग जाएगा। हवा में डाल देंगे तो रासायनिक की भौतिक? हाँ,
लेकिन अगर पानी में डाल देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। बोलो। अब जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा कि पोटेशियम को पानी में डालने पर बताइएगा। पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है नो चेंज। अब कितने लोग किसके किसके फेवर में हैं बताइए, बताइए। कल से आपका क्लास 4:15 से स्टार्ट हो जाएगा, आज के लिए एकदम हम सॉरी हैं। बोलिए, आंसर कमेंट्स कीजिए, क्या होगा आंसर। पोटेशियम को पानी में रखेंगे तो एक की दो की तीन। जैसे पोटेशियम को आप केरोसिन में रखिएगा सुरक्षित रहेगा, बाकी कहीं रखिएगा तो ये सुरक्षित नहीं रहेगा, और सुरक्षित नहीं रहेगा तो इसमें आग लग जाएगा। आग लग जाएगा तो कौन परिवर्तन होगा, रासायनिक। दो इज द राइट आंसर। 3 नंबर की 2 नंबर समझ में आया। तो एक लाइन कहीं पर लिखिएगा, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए फर्स्ट ए लिखेगा एक लाइन, फर्स्ट ए यहां लिखा हुआ है। फर्स्ट ए ब्रैकेट में लिखेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को को किरोसिन में डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है। ऑनलाइन वालों, इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल गया है, आप देख लीजिए पीडीएफ वाले सेक्शन में, और परसों से किताब मिलने लगेगी। क्या लिखे, फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को कहाँ डुबा कर रखते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, जिससे वह अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे वह अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है, फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है, जिससे वह अभिक्रिया नहीं करता। फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है, जिससे वह अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन बताइए, अगर फास्फोरस को आप पानी में केरोसिन में डाल दीजिएगा तो अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा। करेगा मतलब ये भौतिक की रासायनिक, रासायनिक का। ये फर्स्ट ए के को अगर पानी में रख दीजिएगा तब भी अभिक्रिया करेगा। बोलो रे, कहता है, गौर फरमाइएगा, यहां देखो, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, देखो फास्फोरस को कहां डालना, फास्फोरस को डाल रहे हैं कहां, केरोसिन में, अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, भौतिक की रासायनिक, रासायनिक। कहते हैं फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना। बताइए, सोडियम को केरोसिन में डालेंगे सुरक्षित रहेगा, लेकिन पानी में डालेंगे तो आग लग जाएगा, तो भौतिक की रासायनिक। तो कह रहा है सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनम तार का जलना, जलना तो चला रासायनिक है। किण्वन का मतलब लिखो सड़ना, किण्वन का मतलब लिखिएगा सड़ना। किण्वन का मतलब क्या होता है, सड़ना।
अब बताइए, सड़ना भौतिक है कि रासायनिक है? क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब आज ये चला जी, लोहे पर जंग लगना। ये लोहा पर जंग लगता है। आप एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिलेगा, लोहे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जंग लगना। हमको ही बताइए चला जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगता है चला आयरन, जब ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है तब लोहे पर जंग लगता है। खाली ऑक्सीजन रहेगा तब भी नहीं लगेगा जंग, खाली जल रहेगा तब भी नहीं लगेगा जंग, दोनों रहेगा तो लग जाएगा। ठीक है। और यह जो प्रक्रिया है ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है चला? इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि ऑक्सीजन का जुटना ही ना ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन का जुटना ही क्या है? ऑक्सीकरण। और लोहा पर जंग लगेगा तो खाली ऑक्सीजन की, खाली नमी की, दोनों दोनों रहेगा तभी लगेगा। बोलो हाँ। अब चला जी, आते हैं कि जब ये आयरन में जब ये दोनों जुटता है तो इसका भार बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, देखो ये क्वेश्चन आता है तो झोल में फंस जाता है बच्चा। भार पहले बढ़ेगा, अब फिर तो चला खत्म ना हो जाएगा। भार पहले बढ़ेगा, आप फिर धीरे 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 क्या होगा? घटेगा। भार पहले बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घट जाए, और घटकर समाप्त हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। कहते हैं चला लोहे पर जंग लगना, बताओ ये फिर से मिलेगा क्या? ये लोहा पर जंग लग के समाप्त हो जाएगा, फिर से मिलेगा क्या? तो रासायनिक है कि भौतिक है? रासायनिक है। बोलवे नहीं करता। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में लगता है कि खाली ऑक्सीजन के ऊपर? दोनों की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। इसी को बढ़ा के फिर लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे घट जाता है। फिर धीरे धीरे घट जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? घट जाता है। माचिस पर भी फास्फोरस लगा होता है। एक बच्चे का सवाल है कि माचिस पर भी फास्फोरस लगा हुआ होता है तो वो क्या होगा? उस पर अलग से चर्चा करेंगे। फास्फोरस दो प्रकार का होता है, एक लाल और पीला, तब बात करेंगे। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मली तुमको क्वेश्चन रहे लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर मारना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रहे बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो आंसर मारना पहले बढ़ेगा अब फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लोहे को जंग से बचाना है। अगर मान लो कि लोहे को जंग से बचाना है, इसके लिए लोहे पर जंग, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि लोहे की सबसे बड़ी समस्या है जंग लगना, या संक्षारण भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? लोहे पर जंग लगने को क्या कहते हैं चला? संक्षारण भी कहते हैं। अब मेरे दोस्त, लोहे पर की सबसे बड़ी समस्या है जंग लगना, संक्षारित होना, नष्ट होना। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा, नया नया रड जब हम लोग खरीद के लाते हैं उसके ऊपर देखिएगा आप जिंक का लेपन किया हुआ रहता है, एक व्हाइट कलर का कोटिंग रहता है जो उसको जंग से क्या करता है? बचाता है। तो और यह जिंक का लेपन करना गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और यह जिंक की परत का चढ़ जाना जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है चला? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे पर किसका परत चढ़ना? जिंक का। तो क्वेश्चन एगो बड़ा होशियार आदमी सेट किया कि भैया लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन दिया जिंक को जंग लगने से बचाने के लिए कि लोहे को जंग लगने से बचाने? आंसर हो जाएगा लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। किसको जंग लगने से बचाने?
क्वेश्चन था, लड़का देखा आओ न देखा ताओ, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। पहले ऑप्शन था जिंक को जंग से बचाने के लिए, लड़का मारा जिंक को जंग से बचाने के लिए। जिंक को जंग से बचाने के लिए नहीं, लोहे को जंग से बचाने के लिए। क्लियर है ना? कहते हैं, गौर फरमाइएगा, एक चीज और तुमको मिलेगा कि जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। चला, जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है? खैरा रोग होता है। खैरा रोग अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, धान के खेत में, अगर आप धान खेत में कभी गए होंगे, उम्मीद तो कम में है, गए हैं? हम लोग तो चला खेती करने वाले किसान के बच्चे हैं, खेती किए भी हैं, हम तो धान रोपे भी हैं खेत में। लेबर सब रहता था तो उसको वो जो धान का पेड़ था छोटा छोटा, वो सब ऐसे ऐसे फेंक देते थे तो लोग रोपता था। कहते हैं चला, कभी ऐसा देखे हो कि लकड़ी पर सरकार का एक प्रोग्राम आता है जिसमें कुछ ऊंचाई तक जो है व्हाइट कलर का चूना चूना तुमको लगता है पेंट किया हुआ है, देखे हो? नहीं, नहीं देखे है? मतलब सीधा वहां से हमारे क्लास में? अरे भाई नहीं देखो, रोड पर सरकार का प्रोग्राम आता है, 4 फीट 5 फीट तक देखना व्हाइट व्हाइट पेंट कर दिया जाता है। तो सरकार पागल थोड़े है, वो जिंक क्लोराइड का लेपन है। जिंक क्लोराइड के लेपन से पेड़ पौधे में कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़ा घुसेगा भी नहीं। किसके लेपन से? जिंक क्लोराइड। कहेगा आपको कि बताइए पेड़ पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड। किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। गौर फरमाइएगा, लोहे को जंग से बचा लगने से उसकी आयु घटेगी कि बढ़ेगी? घट जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है और यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाता है। महावीवीआई पूछवे करेगा। कभी कभी क्या करता है, जस्तीकरण को ही हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्तीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? चला, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्तीकरण को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इसको इंग्लिश में कभी नहीं लिख के कभी कभी हिंदी में लिख देता है गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो कहेंगे लोहे पर किसका परत चढ़ाना? जिंक का। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर किसका प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जस्ते की कमी से धान में क्या होता है? खैरा रोग होता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, चला, टीन और शायद कल हम लिखाए हुए थे टीन, और नहीं सुबह वाला बैच में लिखा है टीन और जिंक। हम लोग जो बर्तन यूज करते हैं, चला, हम लोग बर्तन यूज करते हैं ना, तब बर्तन हम लोग किसका यूज करते हैं? टीन का कि जिंक का? हाँ, टीन का बर्तन हम लोग यूज करते हैं। टीन बोले तो ऐसे ना, अरे बोलो न रे। अभिक्रियाशीलता की अगर बात करोगे, अभिक्रियाशीलता की अगर बात करोगे दोस्त, तो जिंक का होता है ज्यादा और टीन का होता है कम। ये क्वेश्चन बीपीएससी का इस बार का टीचर वाला एग्जाम में पूछा था। अभिक्रियाशीलता जो है जिंक का ज्यादा होता है और टीन का कम। तो अगर आप जिंक के बर्तन में खाना रखोगे, हम लोग कहते हैं एक टीना तेल, कभी कहते हैं एक जिंक तेल। एक टीना तेल क्यों कहते हैं? क्योंकि टीन के बर्तन में अगर आप रखते हो तो टीन कम अभिक्रियाशील है और जिंक ज्यादा। जिंक के बर्तन में रखोगे खाना, उसके साथ अभिक्रिया करके ये ओकरा में घुल मिल जाएगा, तो खराबी ना करेगा। तो लिखना एक लाइन। अरे पीरियोडिक टेबल सिखा देंगे भाई, काहे टेंशन ले रहे हैं। लिखना, टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए बर्तन टीन के बनाए जाते हैं। खाने वाले बर्तन, खाने वाले सामान का बर्तन
खाने वाले सामान का बर्तन, खाने वाले सामान का बर्तन किसका बना होता है? टीन का बना होता है। खाने वाले सामान का बर्तन किसका बना होता है? टीन का बना होता है। किसका बना होता है चला? खाने वाला जो बर्तन होता है वो हमेशा टीन का बना होता है, क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील है कि ज्यादा अभिक्रियाशील? कम अभिक्रियाशील है। जिंक की कमी से धान में कौन रोग होता है? खैरा रोग होता है। अब आते हैं चला, फिर से आपको कहेगा बताइए पेड़ पर किसका परत चढ़ाकर कीड़े मकोड़े से दूर रखा जाता है? जिंक क्लोराइड का। किसका? और धान के खेत में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? और लोहे पर जिंक का परत चढ़ा देंगे तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है। अब देखो, पदार्थ जो है चला ये तीन प्रकार का होता है। पदार्थ जो है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है तत्व शुद्ध पदार्थ, एक होता है तत्व या यूं कहें कि एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है चला अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जगर सूत्र हो, जिसका क्या हो चला? सूत्र हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और जकर सूत्र ना हो ओकरा अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक एग्जाम्पल है पहला तत्व, दूसरा एग्जाम्पल है यौगिक। तो तत्व जो है चला ये अकेले सूत्र होता है। तो तत्व किसी के साथ सूत्र होता है तो यौगिक, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक। अब मिश्रण की अगर हम बात करें, इसका सूत्र नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे पहचानना है कि तत्व कौन है, यौगिक कौन है, मिश्रण कौन है? अगर अगर मान लीजिए अकेले ये निकेल दे दिया तो अकेले सूत्र है, अकेले सूत्र है तो ये तत्व है। अगर H2O दे दिया तो किसी के साथ H और O किसी के साथ सूत्र है, तो किसी के साथ सूत्र है तो क्या है? यौगिक। और अगर कोई सूत्र नहीं है, जैसे शरबत, शरबत का कोई सूत्र है क्या? तो शरबत का कोई सूत्र नहीं है तो क्या है? मिश्रण। बोलो हाँ। अगर अकेले सूत्र है तो तत्व है, किसी के साथ सूत्र है तो यौगिक है, और कोई सूत्र नहीं है तो मिश्रण है। जैसे हवा का कोई सूत्र है क्या? ऑक्सीजन का सूत्र है O2, ऑक्सीजन का सूत्र है O2, हाइड्रोजन का सूत्र है H2, लेकिन हवा का कोई सूत्र है? हवा का कोई सूत्र नहीं है, तो जिसका सूत्र ना हो वो क्या है? मिश्रण। पदार्थ दो प्रकार का, कौन कौन? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का, एगो तत्व एगो यौगिक। और तत्व में भी अगर हम बात करें तो जगह अकेले सूत्र होगा तो तत्व होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा, और कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण होगा। चलो इसको एक बार और अच्छे से देख लो। अगर हम तत्व की बात करें, अकेले सूत्र होगा, अकेले सूत्र होगा। एक एग्जांपल ले लो तुम, आयरन ले लो, निकेल ले लो, कोबाल्ट ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। यौगिक की बात करते हैं, किसी के साथ सूत्र होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो ये क्या होगा? यौगिक होगा। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, H2O, देखिए तो किसी के साथ सूत्र है कि नहीं है? CO2, C6, H12O6, देखिए तो किसी के साथ सूत्र है कि नहीं है?
ये तत्व है कि यौगिक है? आप मिश्रण ले लीजिए, आप जिसका सूत्र ना हो। मिश्रण की अगर हम बात करें तो सूत्र हो कि सूत्र ना हो? सूत्र ना होती क्या है? मिश्रण है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे शरबत ले लीजिए, शरबत का कोई सूत्र है क्या? अरे है क्या? और हवा ले लीजिए, हवा का कोई सूत्र है क्या? अब हमको ये बताइए, अब हमको ये बताइए चला जी, कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि C2H5OH, एक ऑप्शन है आपका तत्व, आज दूसरा ऑप्शन है यौगिक का, तीसरा ऑप्शन है मिश्रण। बताइए आंसर क्या होगा? कितना आसानी से पकड़ लिए। कैसे पकड़े यौगिक? किसी के साथ सूत्र है ना, अकेले सूत्र ना है, अकेले सूत्र नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? अगर C2H5OH जो है ये किसी के साथ सूत्र है कि अकेले सूत्र है? किसी के साथ सूत्र है। देखिए ना, किसी के साथ है कि नहीं है? अकेले होता तो अकेले होता तो आयरन होता। कुछ लोग इतना नहीं सोच रहे एफ और ई किसी के साथ है। एफ ही एक अलग, एक सिंगल आइडेंटिटी है। निकेल, कोबाल्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सिंगल है। बोलो न रे। तो ई चला किसी के साथ सूत्र है तो क्या है? यौगिक है कि तत्व है? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? यौगिक इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। और अगर किसी के साथ सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा? किसी के साथ सूत्र नहीं होगा, सूत्रे नहीं होगा, मिश्रण। और सूत्र अगर अकेले होगा तो तत्व। बोलो हाँ। जैसे आप O3 ले लीजिए, O3 तो ओ किसी किसी के साथ ना है रे, O तत्व है। O2 और O3 यौगिक है, क्योंकि O2 में 2 गुना O है और O3 में 2 गुना O, 3 गुना O है। N तत्व है, N2 यौगिक है। O तत्व है, O2 यौगिक है। बोलो। Cl तत्व है, Cl2 यौगिक है। किसी के साथ हो गया ना, या खुद के साथ हो गया ना दूगो, तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्लियर है? छोटे जोर से बोलो। हाँ, आजकल का नौजवान को क्या हो गया है समझ में नहीं आता। में आ रहा है। NH2, NH2 तो और ससुर के घर से कंपाउंड आया है रे। ये NH2 कौन कंपाउंड है रे? छोटा कुछो बना देना है वो। मतलब तुरा की लगता है सबसे आसान पढ़ने है? ये NH2 कौन कंपाउंड है रे? ये नया है, अगर ससुर घर से पैदा हुआ। NH3, NH3 हो जाएगा तो बताओ तू ही क्या होगा? यौगिक है। NH3 जो है ये तो किसी के साथ न है रे, तो किसी के साथ होगा तो क्या होगा? यौगिक हो। व्हाट इज द समस्या? अगर मान लो ऐसा दे दे, Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या है ऑनलाइन वालों बताओ? एक ऑप्शन है तत्व है। पढ़ना, एडमिशन लेना बहुत आसान है, चला वो तो बाप के पैसे से होता है। पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें खुद का फटता है। गलत कह रहे हैं? पैसा देना 200, 500, 1000 बहुत आसान है। पढ़ने के लिए ना रेगुलरिटी की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है। वो बच्चों में होता नहीं है, चला। और जिनमें होता है उनका रिजल्ट हो जाता है। बताइए ई जो है, ई क्या है? तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? जल्दी बताओ। कितना सिंपल तो है। अकेले होता तो तत्व होता, किसी के साथ सूत्र है तो यौगिक है, और कोई सूत्र नहीं है तो मिश्रण है। जल्दी बता आंसर। मिश्रण। यौगिक इज द राइट आंसर। लोहे पर जंग लगेगा तो भार बढ़ेगा?
लोहे पर जंग लगेगा तो भार बढ़ेगा, सही है ना। लोहे पर जंग लगेगा तो भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन लोहे पर जंग लगेगा, भार बढ़ेगा पहले, अब फिर धीरे धीरे घट जाएगा। लोहे पर जंग लगेगा ऑक्सीजन नमी दोनों की उपस्थिति में। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, जिंक का लेप लगा देंगे तो लोहा में जंग नहीं लगेगा, सही है। और जिंक क्लोराइड का लेप लगा देते हैं पेड़ पौधों पर तो कीड़ा नहीं लगता है, सही है। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। सोडियम को केरोसिन में रखेंगे सुरक्षित रहेगा, अन्य जगहों पर रखेंगे सुरक्षित नहीं रहे। फास्फोरस पानी में सुरक्षित रहेगा, अन्य जगहों पर सुरक्षित नहीं रहे, सही है। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। अब मिल जाए इसका मतलब अस्थायी परिवर्तन, अब कभी ना मिले मतलब अस्थायी परिवर्तन, सही है, पक्का। हाँ। जो लोग बीएसएससी वाले हैं उनका क्लास का शेड्यूल हम फिर से बता देते हैं। मेरा क्लास 4 से 5 है, कल से 4:15 तक हम आ जाएंगे, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरी क्लास लेट से ही स्टार्ट होगी। 4 से 5 साइंस है आपका, मेरा क्लास है। 5 से 6 में क्या है रे, मैथ है। 6 से 7 में आपका ज्योग्राफी है, और 7 से 8 में आपका रीजनिंग है। ये रूटीन लिख लीजिए। अभी इस क्लास के तुरंत बाद 4 से 5 अभी हो गया, 5 से 6 अभी 5-10 मिनट बाद लाइव हो जाएगा मैथ का क्लास। हाँ। आज की कार्रवाई यहीं तक आई, रुक, जो जहां है वहीं रहेगा। आज की कार्रवाई यहीं तक है, और सारे बच्चे को पीडीएफ मिल गया है, सारे बच्चे को पीडीएफ मिल गया है। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उसको पीडीएफ मिल गया होगा, आप अपने पीडीएफ वाले सेक्शन में देखिए, ये केमिस्ट्री का पीडीएफ आपको मिल गया होगा। और बुक जो है इस सप्ताह के लास्ट से मार्केट में मिलने लगेगा, तो बुक ले लीजिएगा, तो बुक से ही हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा किताब हम आपको पढ़ा देंगे। और बाकी रीजनिंग वगैरह का भी पीडीएफ आपको मिल गया होगा, आप अपने ऐप में देखिए, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ये थ्योरी की क्लास है। और आज रात 9:15 में आपका होगा पॉलिटी का क्लास ऑन यूट्यूब, यूट्यूब मैगजीन के द्वारा। अब बाकी पेपर जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे लगेगा।